नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पीटीटी 2023 की जो संपूर्ण तैयारी है वो हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से करवाई जा रही है, जिसमें सोमवार से शनिवार हम टॉपिक वाइज जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में वो अपन उसको पूरा करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो संडे की क्लास होती है उसमें अपन एक मॉडल पेपर की सीरीज़ लेके आते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो क्लासें होती है उसमें आपको 50 प्रश्नों की श्रृंखला मिलती है, जैसे कि आपको पीटीटी के पेपर में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों आज का जो धमाकेदार सेशन रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आपके प्रश्न 40 से ऊपर जा रहे हैं ना दोस्तों, तो आपकी तैयारी एकदम सही है। और 45 से ऊपर जा रहे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी है। और 40 के नीचे है दोस्तों, तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन दोस्तों। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों पहले प्रश्न का क्या उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से दीर्घ स्वर नहीं है। जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके आ, ई, उ और ओ। जी दोस्तों, बिल्कुल सरल प्रश्न है। बात करें इसके सही उत्तर की तो ये सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दीर्घ नहीं है ना, दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, आपको बताना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन 2, 4, 8 और 10। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं जो ध्वनियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की। कौन कौन सी, तो स्वर और व्यंजन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया है, अर्थात मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन है आपके 2, 3, 7 और 9। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है कि मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप आंसर बताइए। फटाफट आपको बताना है अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जल्दी से बताइए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जी दोस्तों, बताना है आपको एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है आपका वो हो जाएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को आप व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजन बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई, बड़ी ई, च, छ, ज और झ का उच्चारण स्थल कौन सा है, आपको बताना है। कंठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या फिर ओष्ठ है। जी दोस्तों, जब भी उच्चारण का जब प्रश्न आता है तो आपको उन शब्दों को बोल के देखिए। ई, च, छ, ज, झ। तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है ना वो आपके तलवे से लगती है ना। तलवे जो है उस आपका मुंह में जो ऊपर वाला भाग है उससे टच होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी वर्ण है इनको अपन क्या कहेंगे, तालव्य अपन बोलेंगे। ठीक है। अगले दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं अपन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, मतलब उनको वो खुद स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजनों का जो उच्चारण होता है ना उसमें वो सहायक होते हैं, तो आपको बताना है कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्व, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, इसका भी उत्तर आप सभी सही दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वर। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है ना। ऐसे ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको अपन कहते हैं स्वर। और जिनको उच्चारण में किन्हीं दूसरे अक्षरों की मदद चाहिए होती है, दूसरे वर्ण की मदद चाहिए होती है, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। व्यंजन जो होते हैं ना, जैसे आप क लिखते हैं तो ये जो व्यंजन ये है जिसमें क आधा है, जो आप क पूरा लिखते हैं तो उसमें अ स्वर जुड़ा होता है, तब ये बन जाता है क। क्या बन जाता है, क। इसी प्रकार से जब ग लिखते हैं तो ग के अंदर भी जब अ
की मात्रा अ स्वर जुड़ता है तब ये पूरा ग बनता है ना। तो दोस्तों याद रखना है, व्यंजन जो होते हैं ना वो तो मिश्रित मिले हुए होते हैं, और जो स्वर होते हैं ना उनका उच्चारण कैसा होता है दोस्तों, स्वतंत्र होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। ई, ई, ए और आई। जी दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बडी, है ना। आपको से पूछा गया है, अच्छा ये पूछा गया है दोस्तों, दीर्घ स्वर है, आपको ये बताना है दीर्घ स्वर है ना। इसका उत्तर होगा बडी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मिस प्रिंट होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों, घ, ज, व और स। जी दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही उत्तर रहने वाला है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। जी दोस्तों करिए कमेंट। जी दोस्तों बात मत करिए, आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्तों। पीटीटी के लिए आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है दोस्तों। कम से कम 400 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आपको आपकी मनपसंद कॉलेज मिल सकती है दोस्तों। अन्यथा आप पीटीटी का पेपर सिर्फ देख के आएंगे, ना आपका नंबर आना ना कोई बात। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है वह। और दोस्तों याद रखना उसी का नंबर आएगा जिस जो रेगुलर रूप से बना हुआ है ना, जो रेगुलर रूप से बना हुआ है, जो रेगुलर तैयारी कर रहा है उसी का नंबर आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आपको जल्दी से बताना है, और आप सभी अच्छे बच्चे हैं, लगातार बने हुए हैं दोस्तों। जी दोस्तों कमेंट करिए फटाफट। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं, आपको बताना है लिपियां कितनी हैं। 44, 48, 52 और 56। कुल कितने वर्ण हैं आपको बताना। हिंदी वर्णमाला में मतलब इस प्रश्न को अगर अपन सही तरीके से लिखें तो ये लिखा होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 52। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। आपको बताना है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। श, 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 त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ड या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। जी अरे दोस्तों चलिए देखिए ट्रिक देखिए। ऊष्म ये श आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है श, तो वह बीच में श जो आएगा वो वाली लाइन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि य, र, ल, व को कौन से व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों जल्दी से बताना है आपको। जी दोस्तों अभी अपन ने बात की थी कि ऊष्म व्यंजन तो हो नहीं सकता, इसमें वो स वाली लाइन आती है ना। तो आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो य, र, ल, व को कहते हैं दोस्तों। तो अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है, आपको बताना है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं दोस्तों। अभी अपन बात की थी ऊष्म व्यंजन, वो स से सड़क वाली जो लाइन होती है स, स, ह, तो आपको ऑप्शन एक ही मिल रहा है जो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वो है ह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। जी दोस्तों बताइए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या फिर पारस्परिक ध्वनि। जल्दी से बताइए दोस्तों। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है ना तो उससे कहते हैं अपन युग्मक ध्वनि, है ना। एक ही ध्वनि द्वित्व दो बार होगी तो उसका युग्मक बन जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, उससे क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुस्वार किसका कार्य करता है, आपको बताना है अनुस्वार किसका कार्य करता है।
जी दोस्तों बताइए, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को अपन छोड़ देते हैं, ज़्यादा अपन ध्यान दे देते हैं संधि समास उनके ऊपर, क्योंकि उसी में अपना लगता है कि भाई यही आएंगे। लेकिन ये जो ध्वनि के, वर्ण के, ये जो चैप्टर के जो प्रश्न आते हैं ना, फिर इनको अपन गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, जो अनुस्वार जो होता है ना, वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। याद करना, अनुस्वार जो होता है वो किसका कार्य करता है दोस्तों? पंचम वर्ण का कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से बताना है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए अभी मैंने बोला था, आप इनको बोल के देखिए, ए ऐ। तो देखिए, क्या नाक से बोल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाक से नहीं बोल रहे। क्या मूर्धन्य है क्या? ये भी नहीं है। क्या ओष्ठ है क्या, मतलब ओष्ठ से बोल रहे हैं क्या? ये भी नहीं है। तो दोस्तों क्या होते हैं, ये जो ए और ऐ है ना, उसको अपन मानते हैं कंठीय और तालव्य। ठीक है, कंठ और तालु वर्ण बोलते हैं इनको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जी दोस्तों ऑप्शन है आपके वर्ण, स्वर, व्यंजन और मात्रा। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो अभी अपन ने पिछले प्रश्न में, मतलब पिछले कुछ प्रश्न में बात की थी कि एक ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते उसको अपन कहते हैं स्वर। और व्यंजन जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? दो ध्वनियों से मिलकर बनती है, तो इसलिए उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। वर्ण के भी टुकड़े हो सकते हैं, मात्रा के भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें ना उल्टा छप गया दोस्तों, याद रखना, आपको स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं ना। वर्ण जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है और व्यंजन के अंदर अभी मैंने बात की थी, व्यंजन क्या होती है? मिश्रित ध्वनि होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जी दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा होगा, दांतों पर जीभ लग रही है तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आपका दंत्य, ऑप्शन बी है दोस्तों नासिक्य, ऑप्शन सी है दोस्तों मूर्धन्य, ऑप्शन डी है दोस्तों अनुस्वार। जल्दी से बताना है दोस्तों। दांत से तो दंत्य है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है दोस्तों? किसी वस्तु को व्यवहार में लाने का आशय किससे है ना? कोई वस्तु है, उसको आप व्यवहार में लेके आ रहे हैं, उसको आप यूज में ले रहे हैं, तो आप बताइए, उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, इसका आशय किस शब्द से? सभी एक ही जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे और ऐसे ही कन्फ्यूजिंग वाले आपको जो ऑप्शन है आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। जी दोस्तों याद रखना है आपको कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ध्वनि में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आपको बताना है ऐसा शब्द जिसके अंदर अशुद्धि नहीं है, शुद्ध शब्द कौन सा है? पहला है आरोग्य, दूसरा है ईसाई, तीसरा है ऊर्जस्वी और चौथा है दोस्तों आतुसुक्य। जल्दी से बताना है कौन सा उत्तर सही रहने वाला है दोस्तों। आपको बताना है स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किसमें नहीं है। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, एक बार लिख लीजिए, ऊर्जस्वी इस तरीके से ही लिखा जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो संज्ञा व सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? आपको बताना है। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका त्वदित प्रत्यय, अगला ऑप्शन है कृदंत प्रत्यय, अगला ऑप्शन है आपका संस्कृत प्रत्यय और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अनि प्रत्यय। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना कहते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं दोस्तों?
जी दोस्तों, याद रखना इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा त्वरित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है? मतलब पहला पद तो दोस्तों गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जी दोस्तों, जब अपन ने समास पढ़ा था तो आपको बताया था दोस्तों, तत्पुरुष समास ऐसा होता है जिसमें तत् ये कौन है? पुरुष, मतलब मेन तो पुरुष है, पुरुष पीछे आ रहा है, मतलब दूसरा पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। और द्विगु में पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवयवी में मैंने बताया था, अवयव जो है, अवयव मेन पद है, तो अवयवी भाव में क्या होगा दोस्तों? प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका उत्तर बताना है आपको। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम और संबंधात्मक सर्वनाम। जी दोस्तों बताइए। अरे दोस्तों बताइए, आलस मत करिए, आलस्य ही तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसको अपन सार्वनामिक सर्वनाम भी बोल सकते हो आप, या फिर संयुक्त सर्वनाम भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। अगला है आपका, जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिया टॉपिक अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है दोस्तों, एक ही वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सभी क्रियाओं को अपन ने एक वीडियो में, मतलब आधे घंटे की भी वीडियो नहीं है दोस्तों, फटाफट आप देख लेना, 1.5 गुना 2 गुना की स्पीड में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं तो 2 बार देख देना उसको, है ना। सभी क्रिया को अपन ने फटाफट रिवीजन कर लिया। जी दोस्तों, अभी बात की अपन ने कर्म पर प्रभाव पड़ना चाहिए तो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता तो उसको अपन अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? आपको बताना है कौन सा जो शब्द है वो संबंधवाची है। देव, देवी, देवीय या फिर देवता। जी दोस्तों बताइए, संबंधवाची ऐसे शब्द जो किसी से संबंध के बारे में बताते हैं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो कि है देवी। देव, देवी और देवता, ये जो है ना वो संज्ञा है, कर्ता है, और देवीय जो है ना वो संबंधवाची शब्द है। ठीक है, देवी का या फिर, है ना, संबंध का के की आता है, और देवीय मतलब देवी का। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? जी दोस्तों, क्रिया के निष्पादन का समय पता होता है। समय किसको, समय का बोध कौन कराता है? पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाच्य। चारों ऑप्शन में एकदम लल्लू ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। समय का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? काल कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाच्य में प्रयुक्त होने वाले परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वयन, उद्देश्य या फिर विधेय। जल्दी से बताना है दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या पदक्रम कहते हैं क्या दोस्तों? नहीं कहते। क्या विधेय कहते हैं क्या? जी दोस्तों, ये नहीं कहते। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है दोस्तों अन्वय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, कि जो आपको नहीं आ रहा है, याद नहीं रहेगा, तो आप एक नोटबुक पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। एक बार लिखोगे तो याद रहेगा, परीक्षा में देखते आप एकदम सही करके आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करते हैं दोस्तों? जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके उत्क्षिप्त, पार्श्विक, संघोष या फिर ऊष्म। जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कल अपन उसी टॉपिक के बारे में क्लास ले लेंगे।
और मुझे लग रहा है कि आपकी जो ध्वनि नाम का जो टॉपिक है ना वो बहुत कमज़ोर चल रहा है, जैसे कि कौन सा वर्ण किस ध्वनि का होता है, कैसा उसका उच्चारण स्थल होता है। चलिए उसी के ऊपर अपन जो कल की क्लास ले लेंगे। जिनको ध्वनि पढ़ना है तो आप थम्स अप कर दीजिए, या फिर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिए, तो अपन उसी के ऊपर अपन क्लास ले लेंगे। चलिए दोस्तों, इस बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। देखिए, मूल रूप से या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है। व्युत्पत्ति मतलब मूल रूप से। ऑप्शन आपको दोनों दे रखे हैं, 3 और 5 दोनों दे रखे हैं। तो मैंने बताया था मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद है दोस्तों, 3, और कुल भेद पूछ ले तो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। आपको बताना है समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, या फिर विस्मयादि बोधक। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक। ठीक है, आपको याद रखना है समानाधिकरण, ऐसे जो शब्द होंगे वो किस अवयव का भेद होंगे, वो होंगे समुच्चय बोधक के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है ऐसा शब्द जो कि पुल्लिंग है। दीमक, रात, वर्षा, या फिर विदुर। जी दोस्तों बताइए। आप सभी को लग रहा होगा कि रात और वर्षा तो है नहीं, चलो ये दो शब्दों को तो काट दिया जाता है। अब बात करते हैं दीमक और विदुर, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विदुर। क्या होगा दोस्तों, विदुर। तो आपको याद रखना है दीमक जो है वो पुल्लिंग का शब्द नहीं है दोस्तों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। लगता है दीमक जो है पुल्लिंग का शब्द है, लेकिन अपन इसको गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हों तो उसे अपन क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, छोटे छोटे वाक्य हो, और योजक द्वारा जुड़े गए हों तो उसे अपन क्या कहते हैं, उपवाक्य। अरे वाक्य के अंदर उपवाक्य तो पहले से ही है, तो उपवाक्य कैसे हो जाएगा उत्तर। चलिए, अब 3 ही उत्तर बचे हैं, मिश्रित, संयुक्त और सरल। जी दोस्तों बताइए। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही उपवाक्य हो। एक ही उपवाक्य मतलब एक सीधा सीधा है। अब बच्चे कितने ऑप्शन, 2। अब बताइए, मिश्रित या फिर संयुक्त। जी दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब भी आपके दो उपवाक्य हो और बीच में एक योजक अर्थात कंजक्शन आ रखा हो, कंजक्शन मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो एक शब्द आ रखा है, तो उसको अपन कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। बोली के क्षेत्र में, आपको बताना है बोली के क्षेत्र में जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाता है। बोली का जब क्षेत्र है ना वो थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें अपन साहित्य की रचना होने पर अपन उसको क्या कहते हैं, ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, या फिर क्षेत्रीय रूप। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसको अपन कहेंगे उपभाषा। क्या कहेंगे दोस्तों, उपभाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको क्या इसका उत्तर रहने वाला है। जिस ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। आगत, ऊष्म, अंतस्त्य, या फिर अयोगवाह। जी दोस्तों, मुझे पता है ये नाम बहुत पहली बार सुने हैं, लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, कठिन कठिन प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों के लिए आपको तैयारी करनी है ना। सरल प्रश्न जो आएंगे वो तो सभी सही करके आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे ना उनमें यदि आप अच्छा स्कोर करते हो तब आप अच्छा उनसे उनसे बेहतर बन पाओगे ना। तो आपको याद रखना है ऐसी ध्वनि जिसको ना तो स्वर में गिनते हैं ना ही व्यंजन में गिनते हैं, तो उसको कहते हैं अपन अयोगवाह। ठीक है, लिख लीजिए। मुझे पता है आपने नहीं सुना, नाम ही नहीं सुना होगा इसका, अयोगवाह का। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपको बताना है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3 और 4। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों याद रखना आपको स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को सिर्फ और सिर्फ कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, वो कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है? 4, 3, 5, 6। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 5 प्रकार के। ये याद रखना, संज्ञा के कुल भेद भी कितने? 5। और भाववाचक संज्ञा के भी कितने प्रकार दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जी दोस्तों जल्दी से बताइए। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? 25, 30, 20 और 35। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो याद रखना स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 25, 25। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर ए और आई का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्तों। अभी अपन बात करी थी कि ये कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? अधिक समय लगता है ना। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर प्लुत। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण अपन दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय में करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों चलिए दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा प्लुत। क्या होगा दोस्तों? प्लुत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्तर तालव्य है? आपको बताना तालव्य जो तालु होता है ना, तालु, उस उच्चारण स्थल से कौन सा जो वर्ण है, जो ध्वनि है वो बोलती जाती है? घ, ज, न, म। देखिए म को बोल के देखिए, म तो आपके दोनों होठ आपस में टच हो रहे हैं ना, तो ये तो ओष्ठी है। क्या है दोस्तों? ओष्ठी है। क्या है दोस्तों? ओष्ठी है। न को बोलिए न, न। ग को बोलिए ग, कंठ्य है ना, ग, ख, ख। मतलब ये बोल रहे हैं ना अपन, तो क्या हो रहा है दोस्तों? कंठ का यूज हो रहा है। लेकिन अपन से पूछा क्या है? तालव्य, तो ये भी इसका गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला अपन से पूछा है झ और न, ये देखिए झ, झ, ये सही है। तालु पर हट रहा, तालु पर हट रहा, देखिए बोल के देखिए। घ कंठ पर आ रहा है, म दोनों होठ बंद होके फिर खुल रहे हैं, फिर बोलने जा रहा है म। झ को बोलो, न को बोलो न, है ना। तो इन सभी के उच्चारण करके देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा सही उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों। जी दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है भाषा की? दोस्तों भाषा की इकाई पूछी गई है ना, आपको अपनी बात किसी को समझानी है तभी तो वो भाषा बनेगी, है ना। तो दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण नहीं होती है दोस्तों, है ना। वर्ण नहीं होती है। कौन सी होती है? शब्द। कौन सी होती है दोस्तों? शब्द होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, स्वर संधि के प्रकार पूछे गए हैं। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है दोस्तों? आप सभी जानते हैं। पहली जो संधि होती है वो होती है दीर्घ, फिर होती है गुण, फिर आती है एक यण, फिर आती है दोस्तों कौन सी? अयादि। एक संधि और होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सी होती है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ये 5 प्रकार होते हैं आपके स्वर संधि के। और कुल संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर,
व्यंजन और विसर्ग संधि। याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। आपको बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 10, 12, 16 और 25। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, आपको याद रखना है चौपाई का जो प्रत्येक चरण होता है ना, उसमें मात्राओं की संख्या टोटल होती है 16। कितनी होती है दोस्तों? 16। आप ऐसे याद रख सकते हो 4 पाई मतलब 4 × 4 बराबर 16। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 और 5। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो छंद आपको याद रखने कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। जी दोस्तों, जो भी वीडियो में बने हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करके आपको लास्ट में उत्तर ज़रूर बताने हैं कितने प्रश्न के उत्तर आपने सही किए हैं। और जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि आपको सोमवार अर्थात कल की जो क्लास होने वाली है उसकी क्लास में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है दोस्तों? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला। जी दोस्तों, वर्णिक छंद, तो दोस्तों याद रखना है कौन सा है? सवैया। कौन सा है दोस्तों? सवैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते हैं ना, तब आपको आने वाले जो विराम चिन्ह होते हैं बीच में, तो उसको अपन क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या फिर गण। जी दोस्तों, याद रखना इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यति होने वाला है। जिनका भी ऑप्शन बी है वो एकदम सही है। छपे किस प्रकार का छंद है दोस्तों? देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन जो कि आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। 50 में से कम 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं दोस्तों छंद से। ठीक है, 2-3 प्रश्न आपके आते हैं ध्वनि से, वर्ण से। और ये प्रश्न क्या बच्चे गलत करके आ जाते हैं, बाकी जो है ना वो सब प्रश्न सरल करके आ जाते हैं, लेकिन आपको इन प्रश्नों को भी सही करके आना है ना। इस टॉपिक को भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने बताया है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितना पढ़ना है, कितना बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, सम, विषम, अर्धसम या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है दोस्तों विषम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। छंद से प्रश्न है दोस्तों, एक ऐसा छंद जिसका प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है। कुंडलिया, रोला, दोहा या फिर सोरठा। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। छंद, हिंदी में छंद तो पढ़ते हैं ना। हाँ, अपन इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे दोस्तों, छंद को भी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो आपको याद रखना है प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है, तो याद रख लीजिए प्रथम और अंतिम ऐसे याद रख सकते हो, कुंडली होती है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं दोस्तों? जी दोस्तों, याद रखना है कल्पित उपमान जब भी बोला जाएगा तो आपको याद रखना है उपमेय में जब कल्पित उपमान होता है ना तो उसको अपन बोलते हैं उत्प्रेक्षा। ठीक है, ये अलंकार का प्रश्न है दोस्तों, अलंकार भी प्रश्न है, टॉपिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या होता है दोस्तों? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो उपमा और उपमान जो होता है, उपमान और उपमेय का जो अभेद होता है ना, उसको अपन बोलते हैं रूपक। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूपक अलंकार बोलते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। सभी दोस्तों कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। यदि प्रश्न सही में आपको टफ लगे हैं ना दोस्तों, तो मान लीजिए आपकी तैयारी जो चल रही है ना, वो थोड़ी सी कम है दोस्तों। अपन को कम से कम इतनी तैयारी तो करके ही जानी है दोस्तों कि 50 में से अपन 45 प्लस प्रश्नों को करके हिंदी में आए। तो चलिए दोस्तों, जी दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? इसका तो उत्तर सभी जानते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5, 6, 7, 9। जी दोस्तों, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपकी और आपके दोस्तों की सबकी तैयारी एक साथ अच्छी तरीके से हो सके दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे। और दोस्तों चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि अपन ने उपसर्ग पढ़ लिया था, तो एक अपन अगली क्लास में उपसर्ग के साथ साथ अपन प्रत्यय को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर आप जो टॉपिक बताएंगे वो अपन मंगलवार से शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।